Dear students, we had discussing about the स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम बात कर रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब तक हमने जनरल कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लिए हैं। पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी होती है। उसके बाद हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इसका जनरल प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया है और उसमें कौन सी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, पॉसिबल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस है, क्या कंडीशन है इंफ्रारेड रेडिएशंस अब्जॉर्ब करने की, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट करवाते हैं, ड्यूरिंग इंटरेक्शन अगर वो इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी रीजन की एनर्जी या रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है, और वही वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस पॉसिबल है, दोज आर अकम्पेनिड बाय चेंज इन डायपोल मोमेंट। अब हमें बात आती है कि एक्चुअल्स में कोई मॉलिक्यूल है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस रीजन की जब रेडिएशन ऑब्जर्व करता है तो जो स्पेक्ट्रम आता है वो किस टाइप से आता है। हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ है वो किस तरीके से कर सकते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी पर्टिकुलर रेडिएशंस के एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, कौन सी ट्रांसमिट हुई है, यानी कि हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो कैसे रीड करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए उसे बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है वो क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइन द अब्जॉर्प्शन spectrum for a compound is called an infrared spectrometer, or simply we can say that the spectrophotometer। तो एक्चुअल्स में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है वो क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, क्या टेक्निक यूज़ होती है, वहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ आएगा यानी कि जो परमानेंट रिकॉर्ड आएगा सेम चार्ट की फॉर्म में वो किस टाइप का आएगा, क्या कंडीशन होती है, तो ये सब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंप्लीट टेक्निक है वो हम इस लेक्चर्स में आज पढ़ेंगे कि एक्चुअल्स में जो सैंपल है हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम किस तरह का सैंपल लेना चाहिए, क्या सोर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे आईआर का, तो पूरी डिटेल स्टडी, पूरी टेक्निक है वो आज इस लेक्चर्स के थ्रू हम जानेंगे। तो सबसे पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो इंस्ट्रूमेंट इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। नॉर्मली जो ऑर्गेनिक लैब में मोस्टली यूज़ किया जाता है इन दिनों दो टाइप के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर। फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर को FTIR भी बोल दिया जाता है। तो डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर है वो क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो दोनों स्पेक्ट्रोमीटर है दोनों ही सेम रेंज में वर्क करते हैं। जो हमारी ऑर्डिनरी रेडिएशंस होती है, ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रेडिएशन दैट इज़ 400 सेंटीमीटर इनवर्स से जो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में काम करते हैं, दोनों के दोनों इस रेंज में जो भी इंफ्रारेड रेडिएशंस अब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल्स, तो उनकी स्टडी, उनका जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो हम इन दोनों स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। जो आइडेंटिकल जो स्पेक्ट्रा आएगा वो दोनों से सेम आएगा। तो सबसे पहले हम इनकी टेक्निक स्टडी करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रेफर माना जाता है और कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर की। डिस्पर्सिव इंफ्रारेड या IR स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, सबसे पहले हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का सोर्स लेते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस के सोर्स से जो रेडिएशन इमिट होती है वो यहाँ मिरर में से पास होती है। इस मिरर का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है इंस्ट्रूमेंट में, ये मिरर क्या करता है, जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ से आ रही है उसको दो इक्वल पार्ट में इक्वल इंटेंसिटी के
पैरेलल कंपोनेंट में डिवाइड कर देता है। पैरेलल कंपोनेंट में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे फर्दर मिरर लगे हुए हैं। रेडिएशंस है इक्वल इंटेंसिटी के है, दोनों यहाँ पे इक्वल इंटेंसिटी के होते हुए मिरर में से पास होती हुई ईच बीम है, एक बीम है वो तो रेफरेंस सेल से पास होगी और दूसरी बीम है वो सैंपल सेल से पास होगी। अब यहाँ पे रेफरेंस सेल और सैंपल सेल क्या है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिटरमाइन करना है, तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस की स्टडी को इंटरेक्शन को स्टडी करना है, तो उसको हम इस सेल में लेंगे, सैंपल सेल में। अब वो डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कैसा है, वो आके हम सैंपल हैंडलिंग में बात करेंगे। यहाँ सैंपल है, यहाँ हमारा इसमें सिंपल ये रेफरेंस सेल की तरह काम करता है, यहाँ सैंपल नहीं है। जैसे ये बीम सैंपल सेल और रेफरेंस सेल में से पास होती जाए होने के बाद बीम है वो मोनोक्रोमेटर में एंटर करेगी। मोनोक्रोमेटर कहाँ क्या है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटर के पास एक विद टाइम कॉन्टीन्यूसली रोटेटिंग बीम चॉपर होता है। वो बीम चॉपर क्या करता है, इस तरह से रोटेट करता है कि वो बीम को अल्टरनेटिवली पास होने देता है। अब जैसे मोटर है वो रोटेट कर रही है, बीम चॉपर यहाँ है, तो इस टाइम पे सिर्फ और सैंपल सेल में से जो रेडिएशन पास हो रही है वो आगे जा रही है। दूसरे टाइम पे ये रोटेट होकर ये क्या आएगा, यहाँ ब्लॉक कर देगा और उस यहाँ ब्लॉक करेगा, तो उस टाइम पे रेफरेंस सेल में से जो रेडिएशन पास होगी वो यहाँ से क्रॉस करती हुई इस मिरर पे जाएगी। तो एक्चुअल्स में जैसे यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन आई, हो सकता है कुछ पार्ट यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का अब्जॉर्ब हो गया है या नहीं हुआ है, अभी तक हमें नहीं पता। जो भी पार्ट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट पार्ट में से जो भी यहाँ पे ट्रांसमिट होगा वो मोनोक्रोमेटर में जाएगा। मोनोक्रोमेटर के पास क्या एक मोटर है जिसके पास रोटेटिंग बीम चॉपर है जो कि अल्टरनेटिवली ईच बीम को पास होने देगा। पास होने के बाद या मिरर के थ्रू वो स्लिट में से पास होगी रेडिएशंस, और रेडिएशन स्लिट में से पास होती हुई या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में एंटर करेगी। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली स्लोली रोटेट कर रहा है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम है कि जो भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस इसके पास आ रही है उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को वेरी करके वो किस में सेंड करेगा, डिटेक्टर में। डिटेक्टर का यहाँ पे क्या काम करता होता है, डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करता है कि किस इंटेंसिटी की रेडिएशंस इसके पास आ रही है। ये रेशियो डिटरमाइन करता है कि जो रेफरेंस सेल से जो भी रेडिएशंस आ रही है उसकी क्या इंटेंसिटी है, जो सैंपल सेल से रेडिएशंस आ रही है उसकी क्या इंटेंसिटी है, और फिर उन दोनों का रेशियो डिटरमाइन करता है। जैसे हमारे पास डिटेक्टर की में क्या रिकॉर्ड होता है, डिटेक्टर इंटेंसिटी का रेशियो डिटरमाइन करके और सिग्नल को कहाँ भेज देता है, एम्पलीफायर में एम्पलीफाइड होने के लिए। एम्पलीफायर में सिग्नल एम्पलीफाइड होके कहाँ जाता है, रिकॉर्डर में। रिकॉर्डर क्या कर लेता है, जो भी रिजल्ट जो भी रिकॉर्ड इसको एम्पलीफायर से मिलता है उसको चार्ट पे ड्रॉ करके और रिकॉर्ड करके रख लेता है। अब एक्चुअल में इस केस में स्पेक्ट्रम जो आएगा वो फ्रीक्वेंसी की टर्म में आएगा, यानी कि डिपेंड करेगा कि जो भी स्पेक्ट्रम है वो रिकॉर्ड होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो फ्रीक्वेंसी की टर्म में रिकॉर्ड होगा कि यहाँ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो रेडिएशन पास हो रही है उन इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के रोटेट होने के साथ साथ किस तरह से चेंज हो रही है। उसी बेसिस पे हमारे पास रिकॉर्डर में जो स्पेक्ट्रा आएगा वो फ्रीक्वेंसी की टर्म में आएगा, जिसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन। स्पेक्ट्रम है वो किस टर्म में हमारे पास रिकॉर्ड होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में टर्म होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन की टर्म में रिकॉर्ड होगा। जो भी हम यहाँ पे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा, इस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम प्लॉट किसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी की टर्म में। जैसे फ्रीक्वेंसी हम किसके अलोंग लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और फ्रीक्वेंसी है वो किसका फंक्शन होगा, क्योंकि डिटेक्टर का क्या काम कर रहा है, डिटेक्टर जो भी लाइट ट्रांसमिट होके आ रही है उसकी इंटेंसिटी को मेज़र कर रहा है, उनके रेशियो को मेज़र कर रहा है कि रेफरेंस सेल से किस इंटेंसिटी की आ रही है, सैंपल सेल से किस इंटेंसिटी की आ रही
रही है, तो यहाँ पे कितनी लाइट जो ट्रांसमिट होके आ रही है उसको डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम अलोंग एक्स एक्सिस क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर के टर्म्स में, और यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग हम लेंगे लाइट ट्रांसमिटेड जो हो रही है, कि कितनी लाइट है वो ट्रांसमिट हो रही है, यानी कि हम बात करें परसेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस है वो लेंगे। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आएगा डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर में, वो ऐसे फ्रीक्वेंसी डोमेन आएगा, फ्रीक्वेंसी वर्सेस ट्रांसमिटेंस के आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल्स में अगर हम बात करें इंटेंसिटी डिटेक्टर है, वो दो बीम की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर रहा है। कौन कौन सी बीम, एक तो जो यहाँ जिसने मिरर ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था, उस इक्वल पार्ट में से डिवाइड करके एक रेफरेंस सेल में से पास हो रहा है, एक सैंपल में से पास हो रहा है। सैंपल और रेफरेंस सेल्स में पास होती हुई फिर यहाँ मिरर से मोनोक्रोमेटर से पास होती हुई डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से वो डिटेक्टर में जा रही है। तो डिटेक्टर्स में हम परसेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस कैसे निकालेंगे, IS क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम सैंपल, सैंपल से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है, निकल रही है यहाँ इधर, उसकी इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस सेल से जो रेडिएशन ट्रांसमिट, यानी कि यहाँ से जो बाहर निकल रही हुई डिटेक्टर में जा रही है उसकी इंटेंसिटी। इन दोनों के रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसमिटेंस का परसेंट आएगा। कई बार अगर परसेंट का ट्रांसमिटेंस 100 कब होगा, ये 100 तब होगा जब IS है वो IR के इक्वल होगा, यानी कि सैंपल से जितनी रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही है उतनी ही सेम इंटेंसिटी की रेफरेंस से पास हो रही है। इसका मतलब रेफरेंस सेल तो क्या हमारा जस्ट ऐसे रेफरेंस वर्क कर रहा है, यहाँ तो हमने सैंपल डाला ही नहीं, सैंपल हमारा कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ इस सेल में है, सैम्पलिंग में सेल में। तो यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो भी सेम इंटेंसिटी की है जैसे यहाँ से हो रही है, दोनों से सेम इंटेंसिटी की निकल रही है। इसका मतलब रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं है यहाँ सैंपल में, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपली जितनी अब्जॉर्ब की थी हमने उतनी ही यहाँ पे पास होकर डिटेक्टर की साइड जा रही है। लेकिन जहाँ सैंपल रखा हुआ है और इसका मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी फ्रीक्वेंसी की जो IR रेडिएशंस की रेंज आ रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डेंस की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब ही नहीं किया है। जब हम किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो ड्यूरिंग स्पेक्ट्रम हमारे पास किस तरीके से आता है, जैसे अगर हम यहाँ डिटेल में देखें, जैसे कि अलोंग हमने वाई एक्सिस यहाँ पे दिखा रहे हैं ट्रांसमिटेंस, अलोंग वाई एक्सिस हम ट्रांसमिटेंस दिखा रहे हैं कि कितना परसेंट ट्रांसमिटेंस होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर की टर्म्स में दिखाएं, अगर हम फ्रीक्वेंसी भी दिखा सकते हैं और वेव नंबर की टर्म्स में भी दिखा सकते हैं। वेव नंबर जैसे ऐसे हम जाएँ तो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे जैसे वेव नंबर की टर्म्स है, और यहाँ ट्रांसमिटेंस है, ट्रांसमिटेंस जैसे यहाँ पे 0 है, 0 के बाद यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, ऐसे 100 तक ट्रांसमिटेंस का परसेंट जा रहा है हमारा। तो एक्चुअल में जब हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं तो हमारे पास कैसा आता है, कई बार तो क्या होता है स्पेक्ट्रम है उसमें ट्रांसमिटेंस किसी पर्टिकुलर वेव नंबर या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कोरिस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो ट्रांसमिटेंस है वो 100% होता है। कई किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिटेंस की परसेंट है थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है, फिर कुछ स्पेक्ट्रम में फिर 100% हो जाता है, फिर इंक्रीज़ हो जाती है। तो कॉन्टिन्यूसली जो स्पेक्ट्रा आता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन वो किस तरह से आता है, इस जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग रेडिएशन है जब अब्जॉर्ब हो जाएगी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की तो वो ट्रांसमिट होगी नहीं तो डिटेक्टर में जाएगी नहीं। तो डिटेक्टर से हमें ये पता चल जाएगा कि किस इंटेंसिटी की रेडिएशन है वो आ रही है। डिटेक्टर ये डिटेक्ट करेगा कि कौन सी रेडिएशन है वो सैंपल में अब्जॉर्ब हो गई है। जो सैंपल में अब्जॉर्ब हो गई है तो वो ट्रांसमिट तो होगी नहीं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसमिटेंस है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगा। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो क्या होगी 100% है वो
ट्रांसमिटेंस होगी, कुछ कम अब्जॉर्ब होगी तो वो कुछ ट्रांसमिटेंस होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का स्पेक्ट्रा आएगा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा आईआर में, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो एक्चुअल्स में जहाँ पे स्पेक्ट्रम में 100% ट्रांसमिटेंस आ रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं हो रही है। और जहाँ पे ट्रांसमिटेंस 100% ना आके आप ये देख रहे हो ट्रांसमिटेंस है वो बहुत लो चला गया, इस पॉइंट पे ट्रांसमिटेंस है ही नहीं, इसका मतलब इस पर्टिकुलर वेव नंबर या फिर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो सैंपल ने अब्जॉर्ब कर ली है, वो बाहर ट्रांसमिट हो ही नहीं रही है। क्लियर है। तो इस तरह से जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन यहाँ पे दिखाते हैं, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, जो इस पीक में हो रहा है। अब्जॉर्प्शन तो मैक्सिमम है ये यहाँ पे, लेकिन ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये चार्ट पे मिनिमम रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन मीन्स मिनिमम ट्रांसमिटेंस, लेकिन एक्चुअल्स में जैसे हम नॉर्मल ग्राफ में तो क्या कहते हैं कि जैसे यूवी में देखा, यूवी में हमने ऐसे ग्राफ प्लॉट किया था, यहाँ पे ग्राफ में हम ऐसे दिखाते हैं कि कोई पीक आ रही है, अब्जॉर्प्शन बैंड आ रही है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम पीक होगी, हाइट होगी, वही वहाँ पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आईआर में जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है वो मिनिमम दिखता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल्स में यहाँ अब्जॉर्प्शन नहीं, हम ट्रांसमिटेंस दिखा रहे हैं। अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा तो ट्रांसमिटेंस क्या होगा, उसके कोरिस्पॉन्डिंग मिनिमम होगा। क्लियर है। तो मिनिमम चार्ट पे मिनिमम शो करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसे ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं कि ये पीक है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन की पीक है ये। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है रेफरेंस सेल और सैंपल सेल की। अब हमारे पास जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें स्टडी करना है, हो सकता है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है वो गैसियस फॉर्म में हो, डिफरेंट फॉर्म में होते हैं यहाँ पे सैंपल्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको डिटरमाइन करना है। तो हम अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसकी स्टडी करनी है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अगर हम उसका सोल्यूशन बना के स्टडी कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करना पड़ेगा। तो जिस सॉल्वेंट में हमें डिसोल्व कर रहे हैं यहाँ सैंपल सेल में, तो हम वो सॉल्यूशन कंसिडर कर लेंगे। और रेफरेंस सेल में हम सिर्फ और सिर्फ वो प्योर सॉल्वेंट डालेंगे, इसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं डालेंगे। तो रेफरेंस सेल में क्या है, जस्ट सॉल्वेंट, और यहाँ सैंपल में क्या है, सॉल्वेंट प्लस जो हमारा सोल्यूट जिस कंपाउंड की हमें स्टडी करनी है। तो एक्चुअल्स में क्या होगा, जो भी यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही है वो यहाँ तो सॉल्यूशन है पूरा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। अब क्या पता सॉल्वेंट भी कुछ ना कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा हो, इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो कुछ अब्जॉर्प्शन इंफ्रारेड रेडिएशन अगर सॉल्वेंट अब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ डिटेक्टर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल आउट कर देगा। डिटेक्टर ये डिटेक्ट कर लेगा कि रेफरेंस में से कितनी इंटेंसिटी की आ रही है, सैंपल में से कितनी इंटेंसिटी की आ रही है। दोनों में जो रेफरेंस से आ रही है उससे ये पता चल जाएगा कि जितनी हमने इंसिडेंट की थी उसमें से कितनी ट्रांसमिट होके आ रही है। वहाँ से डिटेक्टर है ये डिटेक्ट कर लेगा कि रेफरेंस यानी कि सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ने रेडिएशन अब्जॉर्ब की है या नहीं की है। अगर प्योर सॉल्वेंट ने कुछ ना कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब की है तो डिटेक्टर जो सैंपल से आने वाली रेडिएशन ट्रांसमिट होके आ रही है उसमें से सॉल्वेंट वाली है वो अपने आप सब्ट्रैक्ट कर लेगा, अपने आप बैलेंस कर लेगा कि ये पर्टिकुलर रेडिएशंस है ये तो सॉल्वेंट ने अब्जॉर्ब की है, तो बची हुई जो सॉल्यूट है उसने या फिर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसने कौन सी अब्जॉर्ब की है। तो डिटेक्टर है या इंस्ट्रूमेंट है वो अपने आप जो सॉल्वेंट की है वो अपने आप डिटेक्ट उसको नेग्लेक्ट कर देगा, अपने आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा इंस्ट्रूमेंटिकली कि कौन सी है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की और कौन सी सॉल्वेंट की है। सिमिलरली कई बार क्या होता है कि हमें सॉल्यूशन नहीं बनाना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ प्योर लिक्विड लेना होता है। प्योर लिक्विड सब्सटेंस है, हमारे पास सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सैंपल में तो हमने हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर लिक्विड ले लिया है। और रेफरेंस सेल में हम क्या लेंगे, रेफरेंस सेल को हम एम्प्टी लेंगे, खाली लेंगे। खाली लेंगे तो कुछ इन्वायरमेंटल गैसेस भी है वहाँ पे, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड हो। कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो आईआर एक्टिव होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। अगर सिमेट्रिक को छोड़ के हम अदर स्ट्रेचिंग की बात करें, वाइब्रेशंस की बात करें, तो CO2 अगर आईआर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा। अदर इन्वायरमेंटल गैसेस है
वो भी अब्जॉर्ब करती है। जब एम्प्टी है यहाँ पे सेल तो कुछ गैसेस तो है वहाँ पे जो IR रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगी। तो डिटेक्टर क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंटिकली, ये इंस्ट्रूमेंट में अपने आप फिट होता है कि वो जो इन्वायरमेंट की वजह से जो भी इंफ्रारेड रेडिएशंस अब्जॉर्ब हो रही है उनको अपने आप सब्ट्रैक्ट करेगा और ये डिटेक्ट कर लेगा कि सैंपल, पर्टिकुलर सैंपल है हमारा, वो किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा यहाँ पे, जब स्पेक्ट्रम लिक्विड का हमें ऑब्टेंड होगा तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो भी इफ़ेक्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड हो जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट में के अंदर। तो ये जो था ये था डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है, रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रा, वो किस फॉर्म में आता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस ट्रांसमिटेंस। यहाँ पे जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है वो ऐसे मिनिमम पॉइंट दिखाता है, यहाँ पे ट्रांसमिटेंस है वो क्या है, वहाँ पे मिनिमम है। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर। फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर है वो थोड़ा डिफरेंट प्रिंसिपल पे वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर में जैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में आता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं बल्कि टाइम डोमेन में स्पेक्ट्रम आता है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की अगर हम बात करें प्रिंसिपल, वहाँ पे भी क्या होता है, एक इंफ्रारेड। अब जैसे कि हम डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर को ब्रॉडली देखें तो कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे, सोर्स के बाद रेडिएशंस कहाँ से पास हो रही है, सैंपल के बाद डिटेक्टर के बाद एम्पलीफायर के बाद रिकॉर्डर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे FTIR की यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो सेम है, सोर्स के बाद सैंपल के बाद डिटेक्टर के बाद रिकॉर्डर। लेकिन जो डिफरेंट प्रिंसिपल है वो किस पे वर्क करता है, यहाँ पे जो अलग चीज़ है डिस्पर्सिव से वो क्या है, यहाँ पे इंटरफेरोमीटर। अब इंटरफेरोमीटर क्या है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर की कंप्लीट टेक्निक देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये जो है कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर की, या फिर हम बोल सकते हैं FTIR की। FTIR में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे ये IR इंफ्रारेड रेडिएशंस का सोर्स लेते हैं। सोर्स से जैसे ही रेडिएशन है वो पास होती है यहाँ से बीम स्प्लिटर से। अब बीम स्प्लिटर क्या काम करता है, बीम स्प्लिटर जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ से जो बीम आ रही है उसको स्प्लिट कर देगा दो पार्ट में। बीम स्प्लिटर है क्या, यहाँ पे ये एक मिरर है जो किस पॉइंट पे लगा हुआ है, 45 डिग्री एंगल पे लगा हुआ है। ये क्या करेगा, जो भी इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही है उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देगा। एक पार्ट तो डायरेक्टली इससे ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, दूसरा पार्ट है वो इसके परपेंडिकुलर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे जो मिरर लगा हुआ है, जहाँ पे रेडिएशन है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रही है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रही है, ये वाला मिरर है, इसकी कैपेसिटी है मूविंग की, ये मूवेबल हो सकता है। यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मिरर लगा हुआ है ये फिक्स्ड मिरर है। तो फिक्स्ड मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ से रेडिएशंस है वो आई, रेडिएशन यहाँ से पास होते ही स्प्लिटर से दो पार्ट में स्प्लिट हो गई है। स्प्लिट होते ही वो एक हाफ पार्ट इक्वल इधर चला गया है और एक पार्ट है वो इधर मूविंग मिरर की तरफ चला गया है। सबसे पहली कंडीशन लेट कर लिया कि दोनों मिरर है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों रेडिएशंस जो है वो दोनों डायरेक्शन में जो दो बीम है वो इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल पाथ है वो फॉलो करेगी, इक्वल पाथ फॉलो करेगी। जैसे यहाँ पहुँची रिफ्लेक्ट होके ये क्या आ गई, यहाँ पे वापस आ गई है इस पॉइंट पे बीम स्प्लिटर के पास। इसी तरह ये वाली जो मूविंग के पास गई ये भी वापस आ गई है, यहाँ एक बार गई और जाके रिफ्लेक्ट होके फिर से आ गई है स्प्लिटर के पास। तो रेडिएशन जब इक्वल डिस्टेंस पे है मूविंग मिरर और फिक्स्ड मिरर दोनों, तो इस इधर बीम ने भी गई और आई इक्वल सेम पाथ, इधर से भी ये गई और आई सेम पाथ फॉलो किया, यानी कि सेम पाथ लेंथ फॉलो की। तो जो दोनों बीम यहाँ पे आई, पाथ लेंथ दोनों सेम कवर करके आए, तो दोनों में पाथ डिफरेंस क्या है, 0। तो उस टाइम पे हम बोलेंगे J
JPD का मतलब है जीरो पाथ डिफरेंस। जब जीरो पाथ डिफरेंस है और दोनों रेडिएशन जब यहाँ आएगी तो वो कंबाइन करेगी, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेगी। जब दो रेडिएशन वेव फॉर्म में आ रही है और वो इंटरफेयर करती है तो दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं वेव के फॉर्म में तो लेट कर लिया कि दोनों जो है जब जीरो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस जब जीरो है तो पहले एक पार्ट है वो इस फॉर्म में है, दूसरा पार्ट है जब कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो वो भी क्या है यहाँ इस फॉर्म में आ रही है रेडिएशंस। जब दोनों यहाँ बीम स्प्लिटर पे इंटरफेयर करेगी तो इनका इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स जब कंबाइन करेंगे तो क्रस्ट क्रस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, ट्रफ ट्रफ के साथ, ट्रफ ट्रफ के ऊपर गिरेगा तो एडिशन हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव का वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये हाई एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा इस फ्रीक्वेंसी की और इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये हाई एम्पलीट्यूड की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो रेडिएशंस है ये पास होती हुई कहाँ जाएगी, सैंपल में। क्लियर है। दूसरी थिंग, मान लो ये मूविंग मिरर है, ये मूव कर रहा है, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, लेट कर लिया कि इसने डिस्टेंस है वो इतनी हाई ले ली है, हो सकता है ये इससे हाई डिस्टेंस पे जा सकता है और इससे कम पे जा सकता है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है टू एंड फ्रो। जब मूविंग मिरर मूव कर रहा है तो अब ये फिक्स्ड वाली रेडिएशन है वो तो यहीं गई और ये वाली है वो आगे जाके और फिर वापस आई है, यानी कि इसने इतना पाथ है वो एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है। अब क्या है, इसके पास कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है दोनों में। इधर वाली बीम तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करके वापस आ गई है और इधर वाली जो है रेडिएशंस उसने कितना किया, इतना एक्स्ट्रा पाथ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जहाँ इस तरह की पाथ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ट्रैवल कर रही हो या फिर पाथ डिफरेंस आ रहा हो, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आ रहा है, तो डिपेंड करता है कि वो पाथ डिफरेंस कितना है। अगर दो रेडिएशंस के बीच में पाथ डिफरेंस है वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि n लैम्डा है, तो वहाँ पे वेव है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। अगर पाथ डिफरेंस है वो हाफ इंटीग्रल है लैम्डा का, दैट इज़ n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, तो इस केसेस में जब हाफ इंटीग्रल है तो वहाँ पे इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हाँ, यहाँ अगर हम जैसे वेव फॉर्म में दिखाएं रेडिएशंस, तो जैसे यहाँ फिक्स्ड की तरफ जा रही है, फिक्स्ड से जाके वापस आ रही है, वो तो सेम इसी तरह है ये वाली, और जो यहाँ वाली है ये डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, रेट कर लिया वो कहाँ कितना एक्स्ट्रा कर रही है, हेयर यहीं से वो ट्रैवल कर रही है एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो हेयर अगर हम इस केस में कंबाइन करें यहाँ वेव को, तो आप ये देखो ये वेव जब इसके ऊपर गिरेगी, इसके साथ कंबाइन करेगी तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। एक जो है वो इस तरह से है और दूसरी है वो इसके अपोजिट है, यानी कि इस तरह से। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, कंप्लीटली नील होगा, इस पार्ट ने कंप्लीटली इसको कैंसिल आउट कर दिया है। तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो हमें कैसा मिलेगा, जिसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ हो जाएगा और इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा मेन फंक्शन है ये इंटरफेरोमीटर है, वो यही चीज़ है एक्चुअल्स में जो सैंपल से पहले हो रहा है, यानी कि जो हर एक फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे जो रेडिएशंस आ रही है वो बीम स्प्लिटर में से पास हो रही है, और बीम स्प्लिटर क्या कर रहा है, एक तरह से पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उन बीम के बीच में, क्योंकि फिक्स्ड मिरर और मूविंग मिरर दोनों है। मूविंग मिरर
की वजह से पाथ डिफरेंस आ रहा है। पाथ डिफरेंस आते ही यहाँ पे जो रेडिएशन आ रही है फिर से रिफ्लेक्ट होके इस बीम स्प्लिटर में से जो पास हो रही है वो हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है। उसमें हाई इंटेंसिटी भी है, लेस इंटेंसिटी भी है, वो डिपेंड करता है जैसे टाइम के साथ। यहाँ पे जो पास आएगी हमारे पास हर एक इंटेंसिटी की रेडिएशंस आएगी और वो किस फॉर्म में आएगी, जैसे इस सैंपल में से पास होगी यहाँ हमारे पास जो आएगा हेयर, यहाँ पे अगर हम करेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस ले लें कितना पाथ डिफरेंस है, अगर जीरो है तो उसे बोलते हैं जेपीडी यानी कि जीरो पाथ डिफरेंस। अगर मूव कर गया मिरर हाई डिस्टेंस है वो डिफरेंस हो गई है तो उस टाइम पे उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है यानी कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आने से जो हमारे पास यहाँ रिजल्टेंट रेडिएशन मिलेगी वो रिजल्टेंट रेडिएशन है वो डिफरेंट इंटेंसिटी की। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहाँ पे बहुत लेस इंटेंसिटी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, इस तरह से हमारे पास जो आ रहा है इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल आ रहा है। ये जो क्या है एक वेव लाइक पैटर्न है। यहाँ पे क्या है ये अगर हम बात करें तो ये क्या है एम्पलीट्यूड दिखा रहा है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो इंटेंसिटी है वो जीरो हो गई है, कितना सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी है वो बिल्कुल मिनिमम है या जीरो है। जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ पे इंटेंसिटी है वो क्या है मैक्सिमम है। तो इस तरह से हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस है वो यहाँ बीम स्प्लिटर से निकल रही है। बीम स्प्लिटर से निकल रही है तो वो किस में से पास हो रही है, अब सैंपल सेल में। अब सैंपल सेल में यहाँ पे क्या है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सैंपल है। अब वो सैंपल जो ये पूरा हमारे पास वेव सिग्नल आ रहा है, इस वेव सिग्नल में हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, इंफ्रारेड रीजन की हर एक इंटेंसिटी की। तो वो किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करके बाकी को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट यानी कि इस जो हमारे पास जो ये सिग्नल आया है ना इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल, इसे बोलते हैं इंटरफेरोग्राम। ये इंटरफेरोग्राम है सैंपल में से पास होने के बाद क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। ये मॉडिफाई इंटरफेरोग्राम है वो कहाँ जाएगा, डिटेक्टर में। डिटेक्टर क्या करेगा, इस इंटरफेरोग्राम को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्टर ये स्टडी करेगा कि जो इंटरफेरोग्राम आया है मॉडिफाइड उसमें कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस है वो सैंपल ने अब्जॉर्ब कर ली है। और डिटेक्टर से जो यहाँ पे फाइनल इंटरफेरोग्राम आएगा वो टाइम डोमेन की फॉर्म में आएगा। क्योंकि अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ओपीडी जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो टाइम पे डिपेंड कर रही है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस है वो दोनों की इक्वल है, किस पर्टिकुलर टाइम पे पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है, या किस पर्टिकुलर टाइम पे पाथ डिफरेंस है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है। उसी बेसिस पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसी पे डिपेंड करता है कि मूविंग मिरर है जो पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, उसी बेसिस पे हमारे पास जो इंटरफेरोग्राम आ रहा है। तो यहाँ डिटेक्टर से जो हमारे पास ग्राफ आएगा, जो रिकॉर्डेड रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लें ओपीडी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस या फिर टाइम कंसीडर करें। और यहाँ पे इस केसेस पे अगर हम एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी की बात करें या फिर ट्रांसमिटेंस की बात करें तो हमारे पास स्पेक्ट्रा है वो किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे हमारे पास स्पेक्ट्रा है वो इस तरह से आएगा सिंपल। इस स्पेक्ट्रा को ह्यूमन है वो रीड नहीं कर सकता है, ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है तो कंप्यूटर तो क्या करेगा, इस इंटरफेरोग्राम को रीड कर लेगा। और कंप्यूटर के अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है जिसे बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, जो हमारे पास टाइम डोमेन में रिकॉर्डेड रिजल्ट आया है सैंपल के बारे में कि सैंपल ने कौन सी रेडिएशन अब्जॉर्ब की है, कौन सी ट्रांसमिट की है, तो उसको क्या करेगा, फोरियर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म वो टाइम डोमेन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो कंप्यूटर के बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म से ऑपरेट होके जो इंटरफेरोग्राम टाइम डोमेन था वो अब किस में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन कौन सा था, जैसे
जैसा कि डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास स्पेक्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा मिलेगा फाइनली FTIR में वो सेम वैसा ही होगा जैसा डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर में होता है। तो इस केसेस में जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक ही बीम यूज़ हो रही है, जैसे यहाँ हम रेफरेंस सेल वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल बीम यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो सिंगल बीम मोड पे ऑपरेट करता है, जबकि डिस्पर्सिव है वो किस पे, डबल बीम पे ऑपरेट करता है। अब यहाँ पे तो हमने जैसे पढ़ा कि किस तरह से रेफरेंस में से आ रही है इंटेंसिटी, उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा इंस्ट्रूमेंट अपने आप, सैंपल में से बची हुई है वो किसके आ जाएगा, सैंपल का डाटा। लेकिन यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करता है, साइन केमिस्ट है वो पहले तो क्या करेगा, एम्प्टी यहाँ पे विदाउट सैंपल इसको ऑपरेट करेंगे और यहाँ पे डाटा लेंगे। जैसे कि विदाउट सैंपल यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस है, IR एक्टिव है उसका आएगा, और फिर हम सैंपल लेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोमेटिकली उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से इफेक्ट आ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये तो इंफ्रारेड एक्टिव नहीं होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स है दीज आर इंफ्रारेड एक्टिव। तो इनके इफेक्ट को जो बैकग्राउंड का इंटरफेरोग्राम आएगा, एटमॉस्फेरिक गैसेस का इंटरफेरोग्राम, वो इंस्ट्रूमेंटली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम कंपेयर करें डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर एंड FTIR में, तो दोनों की जो वर्किंग रेंज है वो सेम है, 400 सेंटीमीटर टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। मेन डिफरेंस है वो क्या है कि डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर है वो हमें रिकॉर्डेड जो स्पेक्ट्रा है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन की टर्म में देता है, जैसे कि ये वाला स्पेक्ट्रा जो कि ह्यूमन्स है वो रीड कर सकता है इस स्पेक्ट्रा को, इससे वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये देख सकते हैं हम इस स्पेक्ट्रक्स के हेल्प से कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ट्रांसमिट कर रहा है। जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है वो टाइम डोमेन की फॉर्म में आता है। टाइम डोमेन यानी कि जैसे कि ये वाला हमने डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, टाइम वर्सेस या फिर कह सकते हैं टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, जो कि ह्यूमन बीइंग है ये इसको रीड नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जैसे ये इंटरफेरोग्राम है टाइम डोमेन का, ये कंप्यूटराइज में जाके कंप्यूटर इसको स्टडी करके फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से टाइम डोमेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो कंप्यूटराइज्ड में ही फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से टाइम डोमेन है वो इमीडिएटली फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो सिंपल है जिसे ह्यूमन बीइंग स्टडी कर सकते हैं और इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। और मोस्ट इम्पोर्टेंस क्या है FTIR की, ये एज़ कम्पेयर टू डिस्पर्सिव बहुत फास्ट होता है और हाईली सेंसिटिव होता है। कि जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में FTIR में हमने सैंपल रखा, सैंपल रखते ही इमीडिएटली बहुत सारे विद इन सेकेंड में कई सारे इंटरफेरोग्राम आ जाएंगे। इंटरफेरोग्राम आते ही कंप्यूटराइज क्या करेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से इमीडिएटली उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देगा। और फास्ट होने के साथ साथ ये हाईली सेंसिटिव भी है, जो भी थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ रहा है यहाँ पे उस चेंजेस को ये इमीडिएटली डिटेक्ट करेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर FTIR के कौन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से या एक एटम चेंज होने से पूरे मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आ रहा है वहाँ पे, तो उसको इमीडिएटली हम डिटेक्ट कर सकते हैं FTIR में। जो आज के टाइम पे मेन सबसे ज़्यादा यूज़ करता है डिस्पर्सिव के कंपेयर्स में FTIR ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि FTIR है वो बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू डिस्पर्सिव। और इसमें जो सिग्नल आते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो बहुत लेस होता है, यानी कि बैकग्राउंड का जो इंटरफेरेंस होती है वो FTIR में बहुत कम होती है। जो हमारे पास सिग्नल आएंगे वो विद ग्रेट एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी हाई होती है यहाँ पे FTIR में एज़ कम्पेयर टू डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। अब जो भी हमने ये इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस किए हैं डिस्पर्सिव IR या फिर FTIR, तो इसमें IR का सोर्स है वो मेनली हम क्या यूज़ करेंगे। जैसे कि IR रेडिएशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आपको ध्यान हो, नियर IR, ऑर्डिनरी IR, फार IR। तो नियर IR का जो सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, नियर IR में हम लेते हैं टंगस्टन और हैलोजन का लैम्प। टंगस्टन हैलोजन का लैम्प है वो नियर IR रीजन की रेडिएशंस को
रिलीज़ करता है, जबकि फार IR रीजन है 15 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर। ये मरकरी लैंप की जो रेडिएशंस होती है, मरकरी लैंप है वो इस फार IR रीजन की रेडिएशंस को एमिट करता है। जबकि अब मैंने पहले स्टार्टिंग में देखा था कि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये ऑर्डिनरी रेडिएशंस, ऑर्डिनरी रीजन है IR का वो है, यानी कि IR रेडिएशंस के इंटरेक्शन से वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती है और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो इस रेंज से कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि इसके जितना ही लाई करता है। तो एक्चुअल में जो अब्जॉर्प्शन होगा IR का वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के ड्यूरिंग वो इसी रेडिएशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, इसी रीजन की रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन होगा। तो हमें मेनली जो सोर्स लेना है वो कैसा लेना है, ऑर्डिनरी IR रेडिएशंस का। जब ऑर्डिनरी IR रेडिएशंस के जो दो सोर्स होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नर्नेस्ट ग्लोवर एंड ग्लोबर। नर्नेस्ट ग्लोवर क्या होता है, नर्नेस्ट ग्लोवर में रोड होती है, इस मेनली रोड होती है, सिंटर्ड ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड है वो किसके होते हैं, ऑक्साइड हो सकता है जिरकोनियम का, यट्रियम का या फिर इरिपियम का, जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी बनी हुई रोड होती है। जब इनकी ऑक्साइड्स की रोड को हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिकली, अप्रोक्सीमेटली कितने तक, 1500 डिग्री सेल्सियस तक जब हीट करते हैं इनके ऑक्साइड्स की रोड को, तब वहाँ से इस ऑर्डिनरी रीजन की रेडिएशन है वो इमिट होती है। जबकि ग्लोबर जो सोर्स, दूसरा यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्लोबर। ग्लोबर क्या होता है, ये सिलिकॉन कार्बाइड की रोड होती है। सिलिकॉन कार्बाइड की रोड को जब इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट करने से सिलिकॉन कार्बाइड की रोड से भी इस रीजन की इंफ्रारेड रेडिएशन है वो इमिट होती है। अब इनमें से हमने जो सोर्स ले लिया, सोर्स के बाद हमारी बात आती है सैंपल की, सेल की। सेल किस चीज़ का बना होता है, नॉर्मली जैसे हम कई इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं, हम कहते हैं सैंपल ट्यूब है वो ग्लास की बनी हुई है या फिर क्वार्ट्स की बनी हुई है, लेकिन यहाँ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ग्लास, जो सैंपल की सेल है वो ग्लास की बनी हुई नहीं ले सकते, क्योंकि ग्लास या प्लास्टिक ये खुद है IR रीजन में स्ट्रांगली अब्जॉर्ब करते हैं। तो जब स्पेक्ट्रा लेते हैं, स्पेक्ट्रा में हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, डिटेक्टर ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि वो सेल ने अब्जॉर्ब किया है या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड ने अब्जॉर्ब की है। इसलिए जो ये सेल है ये आयनिक सब्सटेंसेस की बनी होती है। आयनिक सब्सटेंसेस में मेनली जो हो सकता है ये सोडियम क्लोराइड की बनी होती है, सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड की बनी होती है। तो आयनिक सब्सटेंसेस की बनी हुई सेल हम लेके चलते हैं। यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड्स की जो प्लेट होती है, प्लेट्स होती है, प्लेट्स है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। तो लेकिन दोनों का जो यूज़फुल रेंज है वो 4000 से 4000 सेंटीमीटर की रेंज में ये IR रेडिएशंस को अब्जॉर्ब नहीं करता है और एक बेटर इसका जो सेल्स का बेटर रिसोर्स की तरह बिहेव करता है। लेकिन पोटेशियम ब्रोमाइड है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए सोडियम क्लोराइड को मोस्टली यूज़ किया जाता है ऐसे सेल। अब हमारे पास डिपेंड करता है कि जो सेल हमने ली है उसमें हम सैंपल किस तरह से लेंगे। अब सैंपल है, हो सकता है लिक्विड हो सकता है सॉलिड हो। तो सबसे पहला केस है, अगर सैंपल है वो लिक्विड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सैंपल हैंडलिंग के लिए। अगर सैंपल लिक्विड है तो जैसे कि हम सेल के लिए मैंने अभी बताया, हम आयनिक सब्सटेंसेस लेते हैं। आयंस की हमने प्लेट ले ली है दोनों, सोडियम क्लोराइड की ले ली या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड की ले ली। दोनों प्लेट लेके हमने क्या किया, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो लिक्विड की ड्रॉप है, 1 या 2 ड्रॉप है, वो एक प्लेट पे रख ली है। प्लेट पे रखते ही दूसरी प्लेट को हम क्या कर देंगे, उसके साथ स्क्विज कर देंगे, प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इंस्ट्रूमेंट में इसको हैंडल की हेल्प से इन प्लेट्स को, जिसके बीच में सैंपल है, सैंपल की लिक्विड है, जैसे इसको स्क्विज करेंगे, प्रेस करेंगे, दोनों प्लेट को दबाएंगे तो जो सैंपल की लिक्विड ड्रॉप है वो इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे प्लेट्स के बीच में। इन जो सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड की जो प्लेट है तो सॉल्ट प्लेट भी बोलते हैं। कई बार इंस्ट्रूमेंट में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में नाम आएगा सॉल्ट प्लेट। तो सॉल्ट प्लेट का मतलब है कि जो इसमें हम सैंपल ले रहे हैं, जो सेल्स है, इन प्लेट्स के बीच में हम सैंपल रख के और फिर इन प्लेट को इकट्ठा हम होल्ड कर रहे हैं हैंडल में, किसी हैंडल की हेल्प से इंस्ट्रूमेंट के अंदर।
तो इस केस में लिक्विड में की वजह से जो ग्राफ आएगा, जो स्पेक्ट्रा आएगा, उसे बोलते हैं नीट स्पेक्ट्रम। नीट एंड क्लीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल प्योर हमारा जो सैंपल है प्योर लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट नहीं है या और अदर सब्सटेंसेस जैसे कोई सॉल्वेंट नहीं है जिसमें हमें डिसोल्व करना पड़े। बिल्कुल प्योर लिक्विड है जिसमें स्पेक्ट्रम आएगा हमारे पास, वो प्योर लिक्विड का आएगा, जिसे बोलेंगे नीट स्पेक्ट्रम। अगर हमारा सैंपल है वो सॉलिड फॉर्म में हो तब हम सैंपल को कैसे हैंडल करेंगे? सॉलिड फॉर्म में है सैंपल तो उसके 3 तरीके हैं हैंडल करने के। सबसे फर्स्ट तरीका है कि जो भी सॉलिड पाउडर्ड फॉर्म में है जो हमारा सैंपल है, उस सैंपल को अगर हम पोटेशियम ब्रोमाइड के पाउडर के साथ मिक्स कर दें, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ पाउडर के साथ मिक्स करके और इसको प्रेशराइज्ड करें मिक्सचर को। जैसे ही मिक्सचर को प्रेशराइज्ड करेंगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही वो इस सैंपल के साथ मिक्सअप होके और एक प्लेट कंसिडर कर देगा, एक प्लेट बना देगा, एक मैट्रिक्स बना देगा। इस मैट्रिक्स को हम सिंपली इंस्ट्रूमेंट में हैंडल की हेल्प से होल्ड करके और स्पेक्ट्रम ले लेंगे। लेकिन इस चीज़ का इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, इस पोटेशियम ब्रोमाइड जो सैंपल का मैट्रिक्स बना हुआ है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड खुद है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा वो क्लीन इस सैंपल का नहीं आएगा, क्योंकि मॉइस्चर में वाटर वेपर्स है वो भी IR रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया। सेकेंड मेथड है कि जो हमारे पास सॉलिड सैंपल है उस सॉलिड को ग्राइंड कर देते हैं किसके साथ? मिनरल ऑयल्स यहाँ पे है लेते हैं, कंसिडर करते हैं हम न्यूज़ल ऑयल, इसलिए इस मेथड को न्यूज़ल मोल मेथड भी बोल दिया जाता है। इसके साथ ग्राइंड करके एक सस्पेंशन बना लेते हैं पूरा। उस सस्पेंशंस को जो फाइनली जो सैंपल है हमारा जो मिनरल ऑयल्स में बना हुआ है, उस सस्पेंशन को हम 2 सॉल्ट प्लेट्स के बीच में रख देते हैं। सॉल्ट प्लेट्स जैसे हमने अभी बात की वो सोडियम क्लोराइड की भी हो सकती है या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड्स की भी हो सकती है। उनको हैंडल करके फिर सिंपल हम हैंडलिंग करके और इंस्ट्रूमेंट में लगा देंगे तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा वो किसका होगा? सैंपल का। लेकिन वहाँ पे भी डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो मिनरल ऑयल हम कंसिडर करेंगे न्यूज़ल, ये खुद IR एक्टिव होता है तो इसकी वजह से भी साथ में पीक आएगी। थर्ड मेथड है कि जो सॉलिड कंपाउंड है उसको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ डिसोल्व कर लेते हैं, और सॉल्वेंट है मेनली यूज़ किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब सॉल्वेंट के साथ यूज़ करेंगे तो सॉल्वेंट भी कुछ पर्टिकुलर इंफ्रारेड रेडिएशंस जो रीजन की रेडिएशंस है उसको अब्जॉर्ब करता है। लेकिन हमने इंस्ट्रूमेंटेशन देख रहे थे कि ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंट टाइम पे इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट की वजह से जो पीक आ रही है या फिर जो अब्जॉर्प्शन आ रहा है उसको कैंसिल आउट कर देगा, और हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आएगा वो प्योर सैंपल का स्पेक्ट्रा आएगा। क्लियर है? सो दिस इज द टेक्निक और इंस्ट्रूमेंटेशंस ऑफ IR अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, FTIR एंड डिस्पर्सिव IR, जिसमें से FTIR है दैट इज प्रेफरेबल ओवर डिस्पर्सिव IR। थैंक यू।